हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट, यानी कि ईवीएस। और आज की क्लास में हम पेडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों प्रकार के प्रश्न करेंगे जो आपके सीटेट पेपर 1 के लिए, स्पेशली सीटेट पेपर 1 के लिए आज का मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो दोस्तों, आज का आपका ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गाइस, आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी भाई बहन मिलकर एकदम से एक बार जय हिंद लिख दें। सभी भाई बहन जय हिंद लिखें। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों, वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं आवर्धित, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न को अगर आपको नहीं पता हो तो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लिए कीजिए। ठीक है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, और उसके बाद जो भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आता उसको जरूर नोट करें, और गारंटेड आप उसको लिखते ही लिखते उसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट, बहुत निकट जब हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ध्यान रखिए, आभासी सीधा एवं आवर्धित बनता है। आभासी सीधा एवं आवर्धित बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ठीक है, बताना है, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। बताना है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्नांकित में से कौन सा भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो आपका हिमालय हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, हिमालय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताएं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, या फिर कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। बताएं दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, बताएं। देखिए, आपको तन्य में अगर प्रॉब्लम आती हो तो तन्य का मतलब होता है जो चीज़ें खिंच जाती हैं, यानी कि जिनमें खिंचाव हो सकता है वो आपके तन्य कहलाती हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ तन्य होती हैं और कुछ तन्य नहीं होती हैं। सभी अधातुएं तन्य होती हैं तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि कुछ अधातुएं भी तन्य होती हैं और कुछ अधातुएं भी तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। क्या ये हो सकता है। तो हाँ, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि सामान्यतः जो अधिकतर होती हैं वो धातुएं तन्य होती हैं, लेकिन सभी धातुओं को तन्य नहीं कह सकते, यह आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, बूलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर राजसमंद झील। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आपका कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें एनवायरनमेंट अगर आता है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपके लिए इसको लिया है सीटेट के लिए। ठीक है, ये बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। बूलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या फिर राजसमंद झील। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें पूछा है नहीं, बूलर झील आता है रामसर घोषणा के क्षेत्र में। ठीक है, रुद्र सागर झील भी आता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी आता है, लेकिन राजसमंद झील आपका नहीं आता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम से सही हो जाएगा। और आपका जो रामसर जो
एक सम्मेलन हुआ था, ये क्या था? तो ये नम क्षेत्रों से संबंधित था, यानी कि आर्द्र भूमियों से संबंधित था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लें इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न के लिए नोट कर लें कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें से ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? WC डैम्पियर ने, BS ब्लूम ने, कार्ल पॉपर ने, या फिर JWN सुलीवन ने? तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ये परिभाषा किसने दी है? तो हो सकता है आपके लिए नहीं पता हो, तो याद कर लीजिए WC डैम्पियर। WC डैम्पियर की ये परिभाषा है जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, स्पेशली आपके CTET में भी एक बार आया है, और कई सारे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आ चुका है। ठीक है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी में, हार्टिकल्चर में, जियोलॉजी में, एनाटॉमी में? बताएं, किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि की बात की जा रही है। ठीक है, बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप एकदम से सही दे रहे हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जो उद्यान होते हैं, यानी कि जो बगीचे होते हैं, वो क्या होते हैं? सुंदरता पैदा करते हैं, और उसमें क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो हमारा हार्ट क्या होगा दोस्तों? खराब हो जाएगा, यानी कि हार्ट हमारा खराब हो जाएगा, बस ये समझ लीजिए, यानी कि हार्टिकल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? दोस्तों, यह आपको बताना है। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। और नेक्स्ट है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। और लास्ट है उपर्युक्त सभी। तो बताएं दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य क्या है, यह आपको बताना है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को नोट जरूर कर लें यदि आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, तो विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना, बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता और अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, तो ये भी होता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी दोस्तों सिखाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए हमेशा आप समझ लीजिए, इसमें विज्ञान की बात की गई तो आपको लग सकता है कि आपका सी वाला ऑप्शन ये गलत हो जाए, लेकिन ये गलत नहीं होगा। क्या विज्ञान में ये नहीं सिखाया जाता कि ईमानदार रहना चाहिए? सिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सिखाया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। प्रयोग भी कराए जाते हैं, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया उसको भी ध्यान रखिए। ठीक है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और आपको यदि नहीं पता हो तो अपनी कॉपी में जरूर नोट करें दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप लोग एकदम से सही दे रहे हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। आपका नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ाता, मीथेन नहीं बढ़ाता, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बढ़ाता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए बढ़ाता है दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? 4, 3, 8, 6? बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर प्रयोजना विधि की बात आए तो प्रयोजना विधि से आपका सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं, तो आप याद रखेंगे 6। ठीक है, 6 सोपान होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? आगमन विधि का,
मनोरंजन एवं खेल विधि का, रटने का, या फिर निगमन विधि का? तो बताइए, रटने का तो तुरंत काट देंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आगमन विधि। देखिए, आगमन विधि भी नहीं, ठीक है, निगमन विधि भी नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, छोटी कक्षा में क्या होता है, बच्चे को मनोरंजन और खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, क्वेश्चन एकदम से जबरदस्त है ना, एक बार अच्छे हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, अपने भाई बहन को शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में? तो दोस्तों बताएं कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। तो ध्यान रखिए, विशिष्ट से सामान्य की बात की जा रही है, ठीक है। जी हाँ, बताएं। तो विशिष्ट से सामान्य की जब बात की जाती है तो आता है आपका आगमन विधि। कौन सा दोस्तों? आगमन विधि में हमेशा विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयोग होता है, एकदम से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और जो निगमन विधि होती है उसमें सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है, इसको भी आप ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड? तो बताएं दोस्तों, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? जी हाँ, तो अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो तो इंपॉर्टेंट लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि आपकी जो प्रक्षेपित सामग्री होती है वो आपकी OHP होती है, ठीक है। OHP आपकी आपकी ये जो क्या होती है, प्रक्षेपित सामग्री होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ए और बी दोनों, या फिर व्यापकता भी होनी चाहिए? बताएं, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसके लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में? बताएं, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें। तो ध्यान रखिए, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम, पहले क्या होता था कि बच्चे जो होते थे उनके बहुत ही कम आयु में शादी कर दी जाती थी, तो उसका जो निरोध अधिनियम बनाया गया कि बच्चा जो है 18 साल होनी चाहिए लड़की की एज, और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। ये एक बनाया गया प्रोफार्मा कि अब इससे कम अगर कोई बच्चे की एज होगी तो उस पर केस कर दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। 2006 में ये आया था, ठीक है। ये जो अधिनियम था 2006 में पारित किया गया था, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, ठीक है। जी हाँ, ये प्रश्न है हमारा कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो बताइए, कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है दोस्तों? जहां पर नहीं आएगा आप उसे पहले ही अंडरलाइन जरूर करेंगे, ठीक है। तो बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो अगर मैं बात करूं कि कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हों तभी परिवार बनता है, तो ऐसा गलत है। आपने देखा होगा कि किसी परिवार में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब जेंट्स होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि उसमें भिन्न भिन्न लिंग वाले लोग हों, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए दोस्तों। जी हाँ, हो सकता है, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। ऐसा हो सकता है कि हो, लेकिन जो एक संपूर्ण परिवार होता है ये आपका सही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत बता दिया था, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हो, बिल्कुल सही है दोस्तों, होना चाहिए। वो तो एक मजबूरी बन जाती है कि कभी कभी कोई एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। जी हाँ, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, क्या ये हो सकता है? तो अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो आप बताइए,
कि जो हमारा परिवार होता है उसमें हर व्यक्ति की आय अलग जमा की जाती है। क्या आप अपनी आय अलग जमा करते हैं? बताइए, नहीं करते ना, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वे समान आवास, भोजन और सामान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व तो एकदम से सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा था। जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1976, 5 जून 1990, 22 जून 2002, 26 सितंबर 1994। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? जी हाँ, बताएं। देखिए, अभी मैंने आपको बाल विवाह वाला बताया था, तो उसमें क्या होता था कि छोटी एज पर बच्चों की शादी कर दी जाती थी। लेकिन बाल श्रम उन्मूलन क्या था कि बच्चे जो है पढ़ने नहीं जाते थे और बहुत ही छोटी एज से काम करना स्टार्ट कर देते थे। कारखानों में, कंपनियों में, बहुत सारी जगह दुकानों पर काम करना स्टार्ट कर देते थे। आज भी आपने देखा होगा, ये चीज़ तो आज भी बंद नहीं हुई है। हालांकि कुछ हद तक स्थिति सुधर गई है, लेकिन आज भी ये ऐसा होता है। तो ये जो प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 26 सितंबर 1994। 26 सितंबर 1994, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बताना है इस प्रश्न को। ठीक है, यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। बताएं, बागवानी की बात की जा रही कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है दोस्तों? जी हाँ, कमेंट करें। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, ये सब क्या हैं? ये सब बनाए होते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? आपका एक देसी खाद बोला जाता है इसके लिए। ठीक है, एकदम से ये क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट आपकी केंचुओं से तैयार की जाती है, जो कि आपके बागवानी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके ये नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, और आपको पता है मेले से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बताएं, अंबाजी मेला कहाँ स्थित है? अंबाजी मेला कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, सभी भाई बहन कमेंट करें। तो देखिए, कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें कि आपका जो अंबाजी मेला होता है वो कहाँ लगता है, तो आप सभी लोग जानते हैं गुजरात में लगता है। ठीक है, माघ मेला की बात करें तो माघ मेला आपका यूपी में लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है, बिल्कुल सही है। लेकिन नैना देवी मेला आपका असम में नहीं लगता, ये उत्तराखंड में लगता है। और वेणेश्वर मेला की बात करें तो राजस्थान में लगता है, एकदम से सही हो जाएगा। और इसमें पूछा था जो नहीं है वो आपको बताना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1981 में, 1985 में, 1986 में, या फिर आपका 1988 में? तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें सभी भाई बहन। जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका जो लागू किया गया था वो 1986 में, कब? 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, 1986 में लागू किया गया था। और 1986 में ही और क्या हुआ था, तो आप कहोगे हमारी शिक्षा नीति भी 1986 में लागू की गई थी। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ों को रिलेट करना जरूर सीखिए। ठीक है, एक दूसरे से। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्रश्न की। जी हाँ, ये प्रश्न बताएं कि मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि मलेरिया रोग किसके कारण से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मलेरिया रोग की जो जांच की थी, किसने पता किया कि मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। ठीक है, किसने बताया था दोस्तों? तो ध्यान रखिए, प्रोफेसर रॉस। किसने? प्रोफेसर रॉस ने जांच की थी कि मलेरिया रोग आपका मच्छर से फैलता है। उन्होंने मच्छर के पेट में झाँक कर देखा था। और एक बार मैंने आपको एक वाकया सुनाया था उनका, उन्होंने अपने जो बारे में बताया है उसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो उसका
पेट फाड़ रहे थे। कहने का मतलब है जब उसका ऑपरेशन करके देख रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या है, तो उस टाइम पे बहुत बड़ी समस्या थी उनके सामने। समस्या ये थी, उस टाइम गर्मी का समय था, ठीक है, गर्मी का समय था। और क्या था, वहाँ पर जब वे लैब में थे तो लैब में गर्मी में पंखा भी नहीं चला सकते थे, ठीक है। पंखा क्यों नहीं चला सकते थे, उसका रीज़न ये था क्योंकि मच्छर बहुत छोटा होता है, बहुत हल्का होता है। अगर वो पंखा भी चलाते तो क्या होता, मच्छर उड़ जाता। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि उस टाइम वो पसीने से नहा गए थे। वो वाकया कह रहे थे वो कि वो वाकया वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, ठीक है, एक मच्छर के पीछे। तो बताना है दोस्तों, मलेरिया रोग किसके कारण से फैलता है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, एंट अमीबा, रेट्रोवायरस या सल्मोनेला? बताएं। तो इस प्रश्न को बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम जो मच्छर होता है उसी के कारण क्या होता है, आपका ये फैलता है, ठीक है, मलेरिया रोग। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, मच्छर से जो फैलता है, चाहे कोई भी रोग हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, तो उसमें क्या होता है, हमेशा मादा मच्छर काटती है। और मादा मच्छर क्यों काटती है, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि मादा मच्छर को अंडे देने होते हैं, इसीलिए वो आपका खून चूसती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज के लिए मैंने बस इतने ही प्रश्न रखे हैं। आपको प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और दोस्तों, अपने भाई बहन और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिए श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।